गणपति इंडिया स्कूल कक्षा 11 नामा के मूल तत्व लेसन नंबर 6 रोकड़ बही। अब रोकड़ बही के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग व्यवहार। अब बैंकों की कार्यप्रणाली की शीघ्रता इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पर आधारित है। बैंकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग अपने ग्राहकों को शीघ्र एवं सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। बैंकों द्वारा ग्राहकों को अलग अलग सेवाएं प्रदान की जाती है। उनमें फंड का परिवर्तन महत्व की सेवा है। फंड के परिवर्तन के लिए प्रणालीगत पद्धति में ड्राफ्ट या चेक का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति के खाते में से अन्य व्यक्ति के खाते में फंड का परिवर्तन अधिक समय में होता है। बैंकों के द्वारा ऐसे फंड का परिवर्तन के लिए 2 प्रकार की शीघ्र सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में से निम्नलिखित का समावेश किया जाता है। इन सेवाओं का रोकड़ बही के साथ संबंध है, यानी कि जो अपने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर जो अपने व्यवहार करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, तो उसके अंदर फंड है, रकम का जो परिवर्तन करने के लिए उसमें समय अधिक लगता है, क्योंकि अपने ड्राफ्ट या चेक द्वारा उपयोग करते हैं उसमें, तो ड्राफ्ट बना के दूसरे व्यक्ति को भेजे, उसके बाद में 4-5 दिन उसके लिए लग जाता है। चेक का भी इसी तरह का है। इसलिए अधिक शीघ्र सेवा देने के लिए बैंक ने 1-2 सेवाएं शुरू की है, जो उसके अंदर पहला है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। कि इस सेवा का लाभ संपूर्ण देश में उपलब्ध है। इस योजना में जुड़े बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को यह सेवा दी जाती है। सेवा का लाभ व्यक्ति, पीढ़ी, कॉरपोरेट इकाई द्वारा लिया जा सकता है। सेवा का लाभ लेने के लिए रकम भेजने वाले का बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। NEFT की सेवा के लिए रकम स्वीकार करने वाले का ऐसे बैंक में खाता होना जरूरी है जो इस सेवा का लाभ देती है। यानी NEFT के द्वारा कितनी रकम भेजी जा सकती है, इसके अंदर भी कोई मर्यादा नहीं कितनी रकम भेजने की। यह सेवा प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा खूब ही मामूली चार्ज लिया जाता है। यानी बैंक जो सेवा देती है उसके बदले में कुछ चार्ज लेती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस सेवा के लिए महत्तम चार्ज निश्चित किया गया है। इसलिए संबंधित बैंक को ऐसी सेवा मुफ्त भी दे सकती है, उस रकम से अधिक वसूल नहीं कर सकती। NEFT द्वारा रकम प्राप्त करने वाले पक्षकार को कोई चार्ज बैंक को चुकाना नहीं पड़ता। NEFT द्वारा रकम भेजने वाले को चार्ज बैंक को चुकाना पड़ता है। इसलिए रकम भेजने वाले के लिए इस प्रकार का चार्ज खर्च माना जाता है और इस खर्च को बही में लिखना होता है। NEFT की सेवाएं प्रवर्तमान नियमों के अनुसार सोम से शुक्र के दौरान सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक और शनिवार को यदि बैंक चालू हो तो सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक सेवा उपलब्ध होती है। परिवर्तन की रकम पाने वाले के खाते में 2 घंटे में जमा होती है। इस सेवा द्वारा फंड के परिवर्तन के लिए कोई न्यूनतम तो महत्तम मर्यादा नहीं है। यानी NEFT की सेवा के लिए कितनी रकम कम से कम भेजने की और कितनी रकम अधिक से अधिक भेजने की, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। और रकम प्राप्त करने वाले को कोई भी प्रकार का चार्ज चुकाना नहीं पड़ता है, लेकिन रकम भेजने वाले को बैंक द्वारा मामूली चार्ज चुकाना पड़ता है और उस रकम दूसरे व्यक्ति के खाते में 2 घंटे के अंदर जमा होती है। यहाँ उदाहरण दिया है कि नीलेश का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और रमेश का बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है। नीलेश की 20,000 रमेश को चुकाने के नीलेश को 20,000 रमेश को चुकाना है। नीलेश ने यह रकम NEFT द्वारा रमेश को भेज दी। इस परिस्थिति में बैंक द्वारा नीलेश के खाते में 20,000 और NEFT चार्ज के उधार किए जाएंगे और रमेश के बही में बैंक रमेश खाते में 20,000 जमा करेगी। NEFT चार्ज 5.5 रुपया 70 पैसा बैंक ने नीलेश के खाते में उधार किया। तब में इस संबंध में जो प्रविष्टि करनी हो तो रमेश खाता उधार, बैंक चार्ज खाता उधार और बैंक खाते का 20,000 5 रुपया में 70 पैसा। ये जो 5 रुपया 70 पैसा है क्या है कि बैंक ने बैंक चार्ज का वसूल किया है जो रमेश को चुकाए।
तो आपने 20,000 NEFT द्वारा रमेश को चुकाया, उसका चार्ज वसूल बैंक ने किया है। अब यदि नीलेश द्वारा बैंक खाना सहित की रोकड़ बही रखी गई हो तो रोकड़ बही के जमा पक्ष में बैंक खाना में रमेश खाते 20,000 और NEFT चार्ज खाते 5 रुपया 70 पैसा लिखेंगे। यानी रमेश की बही में करना हो तो बैंक खाता उधार, नीलेश खाते का 20,000। और यदि रमेश द्वारा बैंक खाने वाली रोकड़ बही रखी जाए तो रोकड़ बही उधार पक्ष में बैंक खाने में नीलेश खाता में 20,000 लिखेंगे। ये NEFT द्वारा जो रकम चुकाते हैं उसमें दो घंटा कम से कम लगता है। और जो RTGS के अंदर यह सेवा भी बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाती है। इस योजना में जुड़े बैंकों द्वारा ही अपने ग्राहक की सेवा प्रदान की जाती है। इस सेवा का लाभ बड़ी रकम भेजने के लिए किया जाता है। यह सेवा पाने के लिए रकम की न्यूनतम मर्यादा प्रवर्तमान नियमों के अनुसार 2 लाख रखी गई है। એટલે कम से कम 2 लाख की रकम का व्यवहार करना पड़ता है। 2 लाख तक पहले रकम भेज सकते, 2 से कम नहीं। और महत्तम रकम की कोई मर्यादा है नहीं। NEFT की तरह रकम पाने वाले पक्षकार को RTGS की सेवा पाने के लिए कोई चार्ज चुकाना पड़ता नहीं है। अब रकम भेजने वाले पक्ष का RTGS का चार्ज बैंक को चुकाता है, इसलिए रकम भेजने वाले के लिए यह बैंक चार्ज खर्च बनता है। यह खर्च बही में लिखा करना होता है। RTGS की सेवाएं प्रवर्तमान नियम के अनुसार सोम से शुक्र दौरान सुबह 9 बजे से दोपहर में 4:30 बजे तक की है। और शनिवार यदि बैंक चाहती हो तो समय मर्यादा यह सेवा उपलब्ध होती है, वो सुबह 8 बजे से 9 बजे से 1-1:30 बजे तक रहती है। फिर भी बैंक ग्राहकों के लिए इस सेवा की समय अवधि निश्चित करती है और यह सुविधा रियल टाइम आधारित है। रियल टाइम सुविधा में इस रकम की तुरंत ही या महत्तम 30 मिनट में भेजने वाले के खाते में प्राप्त करने वाले के खाते में परिवर्तन होता है। यानी RTGS की सुविधा संबंधी हिसाबी असर NEFT संबंध में दी गई है वैसी ही है। NEFT चार्ज के स्थान पर RTGS चार्ज खाने का या बैंक चार्ज खाते रकम उधार की जाती है। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि महेश को राजेश को रुपया 3 लाख चुकाने हैं। महेश ने RTGS द्वारा राजेश को रकम भेज दी। महेश द्वारा RTGS का बैंक चार्ज के रुपया 30 चुकाए गए। तो राजेश खाता उधार करो, बैंक चार्ज खाता उधार करो और बैंक खाते का 3,30,000। अब ये महेश की बही में था, जो राजेश की बही में अपने करते तो बैंक खाता उधार करो और महेश खाते का 3 लाख। अब बैंक खाने वाली रोकड़ बही रखी जाती है राजेश द्वारा, तो रोकड़ बही उधार पक्ष में बैंक खाने में महेश खाते 3 लाख लिखेंगे। अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा बिक्री के व्यवहार। वर्तमान समय में बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विविध सेवाओं के कारण व्यवहार में रोकड़ लेन देन के व्यवहारों का प्रमाण महत्वपूर्ण मात्रा में घटने लगा है। बैंकों द्वारा की जाने वाली विविध सेवाओं में डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सेवा के उपरांत इंटरनेट सेवा भी महत्व की भूमिका निभाती है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल का विक्रय, कपड़े की दुकान पर कपड़े की खरीदी, शोरूम में से खरीदी आदि ग्राहकों द्वारा रोकड़ भुगतान करने के बदले डेबिट या क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान किया जाता है। अब डेबिट कार्ड में व्यक्ति पेढ़ी के बैंक खाते में जमा हुई उतनी रकम निकालने या चुकाने के लिए बैंक द्वारा जो कार्ड दिया जाता है उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। यानी बैंक के खाते में जमा रकम पहले रखी जाती है, उसमें से ही रकम बैंक चुकाती है। अब क्रेडिट कार्ड में व्यक्ति की पेढ़ी को अमुक निश्चित रकम निकालने या चुकाने के लिए बैंक द्वारा जो कार्ड दिया जाए उसे अपने क्रेडिट कार्ड कहते हैं। ऐसा कार्ड बैंक के खातेदार को और बिन खातेदार को भी दिया जाता है। उसके द्वारा निश्चित की मर्यादा में उसको रकम निकालने दिया जाता है। अब इस सेवा के अंतर्गत
क्रेता की बैंक द्वारा क्रेता के खाते में खरीदी की रकम उधार की जाती है और विक्रेता को बैंक द्वारा विक्रेता के खाते में बिक्री की रकम जमा की जाती है और इस सेवा के लिए भुगतान करने वाली बैंक अपने खातेदार के पास से कोई कमीशन वसूल नहीं करती है, जबकि वसूल करने वाली बैंक अपने खातेदार के पास से अमुक रकम कमीशन लेकर बाकी की रकम उसके खातेदार के खाते जमा करती है। 3 खन्नों वाली रोकड़ में ऐसी असर होती है। क्या उदाहरण दिया है कि राम स्टोर्स ने 10,000 का विक्रय किया, जिसकी रकम डेबिट कार्ड द्वारा वसूल की। राम स्टोर्स की बैंक ने अपना कमीशन 30 काट कर बाकी की रकम राम स्टोर्स खाते जमा की। राम स्टोर की बही में 3 खन्नों वाली रोकड़ बही में लिखने की प्रविष्टियाँ: पहला तो बैंक खाता उधार और बिक्री खाते का, जो 10,000 डेबिट कार्ड के द्वारा विक्रय किया। फिर कमीशन चुकाया तो कमीशन खाता उधार बैंक खाते का 30, बैंक ने डेबिट कार्ड कमीशन वसूल किया उसकी रकम। अब ये उदाहरण नंबर जो 7 है उसमें ऐसे ही है। अब जो उदाहरण नंबर 7 है, जी जमनादास अप्रैल 16 का प्रथम पाक्षिक पखवाड़िया की 3 खन्नों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। अप्रैल मास 2016। पहले उसमें पहले तो श्री जमनादास की अप्रैल 2016 की प्रथम पखवाड़ा की 3 खन्नों वाली रोकड़ बही अपने तैयार करेंगे। रोकड़ बही में अब अपने पहले रोकड़ बही 3 खन्नों वाली रोकड़ बही में तारीख, आय, आवक, खापू, बट्टा, रोकड़, बैंक। तारीख, व्यय, खापू, बट्टा, रोकड़ और बैंक उधार जमा। अब पहले अपने 2016 अप्रैल 1 तारीख पहले प्रारंभिक रोकड़ शेष थे तो प्रारंभिक रोकड़ शेष आगे लाए। रोकड़ के खाने में 30,000 लिखेंगे और बैंक के खाने में 8 लाख लिखेंगे, क्योंकि बैंक शेष है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, इसलिए जो बैंक शेष हो तो उधार नहीं लिखेंगे प्रारंभिक शेष। अब 3 तारीख का व्यवहार है कि 3 लाख का माल नीलेश के पास से 2% रोकड़ बट्टा से खरीदा और आरटीजीएस द्वारा रकम आरटीजीएस का चार्ज 30 हुआ। बैंक ने रकम उधार की। तो अभी पहले तो खरीदार ने रोकड़ गई, तो उसमें खरीदा है तो कितना है, 3 लाख है। अब 3 लाख का 2% रोकड़ बट्टा करना है, तो 3 लाख गुणा 2%, तो अपने 6,000 क्या मिलेगा, बट्टा। तो इसमें 6,000 बट्टा में 6,000 लिखेंगे और 3 लाख में से 6,000 माइनस कर देंगे, तो 2,94,000 बैंक के खाने में लिखेंगे। और जो आरटीजीएस का खर्च किया वो 30 रुपया कहाँ लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे। आरटीजीएस चार्ज खाता जमा में ही 3 तारीख का नीचे 30 रुपया बैंक के खाने में अपने लिखेंगे, रकम वसूल की वो। 5 तारीख का व्यवहार है, 1 लाख का माल राजेश को बेचा, उसने एनईएफटी द्वारा रकम भेज दी, बैंक ने रकम जमा ली। अब अपने 1 लाख का माल राजेश को बेचा है, रोकड़ आई, तो यहाँ पे उधार में 5 तारीख बिक्री खाता और कितनी रकम मिली है, 1 लाख, कोई चार्जेस चुकाना नहीं है, तो सीधी बैंक के खाने में 1 लाख उधार में लिखेंगे। अब 6 तारीख का व्यवहार है, 4 लाख का माल 2% रोकड़ बट्टा से महेश को बेचा, उसने रकम आरटीजीएस द्वारा भेज दी, बैंक ने रकम जमा ली। अब 4 लाख का 2% करो, बेचा है એટલે उधार में ही जाएगा, बिक्री खाता। 4 लाख गुणा 2%, तो 8,000 बट्टा मिलेगा 8,000, तो 4 लाख में से 8,000 माइनस कर दो, तो 3,92,000 आएगा, जो बैंक के खाने में अपने लिखेंगे। अब 7 तारीख का व्यवहार है,
कि बीमा प्रीमियम के रुपया NEFT द्वारा चुकाए रुपया 10,000 और NEFT चार्ज रुपया 3 हुआ जो बैंक में उधार की अपने रकम चुकाई है गई है जाओ 7 तारीख जमा की और लिखो जाओ में लिखो बीमा प्रीमियम खाता और कितना लिखेंगे बैंक से चुकाया है पहले 10,000 बैंक के खाने में डालेंगे और NEFT चार्ज खाता लिखेंगे 3 वो भी बैंक के खाने में 7 करके व्यवहार करके अलग नीचे दर्शाने का। उसके बाद में 9 तारीख के व्यवहार में बैंक ने रोकड़ चुकाए 15,000। अब रोकड़ चुकाए रोकड़ गई तो में यानी लिखो 9 तारीख वेतन खाता और रोकड़ के खाने में लिखेंगे अपने 15,000 और 10 तारीख में रोकड़ बिक्री 30,000 तो अपने पास में रोकड़ आई तो आवक में लिखेंगे 10 तारीख बिक्री खाता रोकड़ में लिखेंगे 30,000। उसके बाद में 11 तारीख का व्यवहार के घर खर्च के लिए बैंक में से निकाले 10,000। अब घर खर्च के लिए निकाला है तो क्या करेंगे आहरण खाता रकम बैंक में से निकाली जाओ तो जमा में 11 तारीख आहरण खाता और बैंक के अंदर 10,000 लिखेंगे। अब 12 तारीख में क्या है कि 12,000 रमेश को ऋण के बदले दिए 12,000 रमेश को ऋण के बदले यहाँ पे 12 तारीख का व्यवहार है रुपया 12,000 रमेश को ऋण के बदले में दिए तो अपने रोकड़ ऋण के बदले में चुकाई रोकड़ गई तो जमा में लिखेंगे रमेश खाता और रोकड़ में लिखेंगे 12,000 क्योंकि चेक का कोई उल्लेख है नहीं इसलिए मान लेना कि रोकड़ चुकाया। 13 तारीख का व्यवहार है रुपया 22,000 NEFT द्वारा गवर्नमेंट ने हमारा लेना पेटी चुकाया बैंक ने रकम जमा ली यानी रकम आई तो आवक में लिखो 13 तारीख भ्रमण खाता और बैंक के खाने में लिखेंगे 22,000। फिर 14 तारीख का व्यवहार भाड़ा रुपया 5,000 चुकाया तो जावक में जाएगा 14 तारीख भाड़ा खाता रोकड़ में चुकाया 5,000 तो 5,000 रोकड़ के खाने में लिखेंगे। और 15 तारीख के व्यवहार में बैंक ने डिविडेंड के 3,000 जमा किए और बैंक ने डिविडेंड जमा किए आवक हुई तो आवक में यानी उधार में 15 तारीख डिविडेंड खाता और 3,000 बैंक के खाने में लिखेंगे। अब अपने क्या करेंगे पहले तो बट्टा की जोड़ उधार का टोटल में बट्टा की जोड़ करेंगे 8,000 तो 8,000 बट्टा लिख देंगे। अब रोकड़ में 30,000 और 30,000 तो 60,000 हुआ उधार में जमा टोटल कर दिया। उसके बाद में बैंक से भी कर दो 8 लाख 1 लाख है 9 लाख के अंदर तुम लोगों को 3,92,000 प्लस करना है तो आएगा 12,92,000। उसके अंदर 22,000 प्लस करो उसके अंदर 3,000 प्लस कर दो तो अपने कुल रकम मिलेगी 13,17,000। अपने जमा के अंदर बट्टा की कोई आगे पीछे ले नहीं जाने का जो रकम है वही लिख देंगी या 6,000 तो 6,000 बट्टा करेंगे रोकड़ में। अब रोकड़ में शेष ले जाएंगे तो अपने पास में कितनी है 60,000 रोकड़ है। अब उसमें से खर्च कितना किया उसने तो 15,000 12,000 5,000 32,000 खर्च किया तो अपने 60,000 में से 32,000 माइनस करो 32,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28,000 वो जो शेष आगे अपने ले जाएंगे। और बैंक के अंदर कितना है 13,17,000 तो अपने जमा में कितना है 2,94,000 प्लस 30 प्लस 10,000 प्लस 10,000 तो कितना आया 3,14,030 तो 13 लाख में से 13,17,000 में से माइनस करो तो तुम्हारे पास में 1,02,967 आएगा 3 रुपया NEFT चार्ज इसलिए। तो ये जो रकम है अपने खाता क्लोज करके नीचे लिखने की होती है या नहीं लिखी है लिख सकते आगे
अप्रैल यानी मई 1 तारीख को बैंक रोकड़ शेष आएगी 28,000 और बैंक शेष आएगी 1,02,967। होमवर्क के अंदर थियरी लिखने की और सवाल करने का। अब उसके बाद में जो कोर्स में का चेंज हो गया है, जो नहीं चलाना वो नहीं चलाएंगे। उसके साथ में अपने बैंक बुक अपने समझने की नहीं है, इसलिए अपने खाली सिर्फ अभी लघु रोकड़ बही करने की है। लघु रोकड़ बही भी ऐसे तो कोर्स में नहीं है, तो अभी समझा देंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तुम लोगों को स्वाध्याय के अंदर 3 खंडों वाली रोकड़ बही के जो 13वां सवाल तुम लोग 170 नंबर के पेज का करोगे, क्या कि NEFT RTGS वाला है। तो 13 नंबर का सवाल स्वाध्याय का 170 नंबर का पेज का, और 3 खंडों वाली रोकड़ बही का 14, 13 और 14 पूर्ण करना है।